हेलो डियर एथलीट्स, कैसे हो बच्चे लोग? मस्त वर्कआउट कर रहे हो, फ्रेश योर माइंड, मेडिटेट, एंजॉय और पढ़ते रहो बिकॉज सेशन अब कब चालू होगा, लॉकडाउन के बाद कितना दिन टाइम लगेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। जैसे ही वीडियोस आते रह रहे हैं तुरंत देख लो, उसको याद करो। शॉर्ट वीडियोस है, याद करना बहुत ईजी है और एक ही टॉपिक के ऊपर हम लोग वास्ट और एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है। जितना भी पढ़ रहे हो वो कंप्लीट पढ़ रहे हो, तो कंप्लीट पढ़ो, भले कम जानो मगर कंप्लीट जानो। एक साथ ज्यादा चीज पढ़ोगे ना तो वो याद रहेगा ना उसके बारे में तुमको 100% नॉलेज रहेगा। और जहां से जैसे जो नॉलेज मिल रहा है, जहां से मैथ्स मिल रहा है, जहां से अच्छा केमिस्ट्री मिल रहा है, जहां से अच्छा फिजिक्स मिल रहा है, सोशल मिल रहा है, हर जगह से नॉलेज को बटोरते रहो। यही टाइम है, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम लोग के लिए। और क्लास 10 में जो कॉन्सेप्ट साइंस के प्रति, जो क्यूरियोसिटी साइंस के प्रति जनरेट किया जा सकता है वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट जनरेट करने का देखा जाए तो ये एकदम बहुत ही बिग स्टेज है। क्लास 10 में हम लोग को लगभग साइंस का बहुत मेजर पार्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसकी वजह से हम लोग का जो फ्यूचर साइंस के प्रति अगर हम लोग कुछ करना है देन इट वुड बी मच फन इफ वी हैव लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन 10 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हायर क्लास में जाओगे तो बहुत वास्ट रहेगा, मगर अभी जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो बेसिक लेवल पे मगर 100% अगर तुम जानते हो तो बाकी कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब करने में यू विल फील मच इजियर। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट जो पार्ट है ओहम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और ओहम्स लॉ से हम लोग का जो सर्किट है, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड चलता है, बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि ओहम्स लॉ ने एक ऐसा चीज को इंट्रोड्यूस करवाया जिसको से हम लोग जान सकते हैं कि मेरे वायर के थ्रू कितना करंट जाएगा, कितना मैं पंखा लगाऊं, कितना मैं बल्ब जलाऊं, कितना मैं फ्रिज जलाऊं, तब जाके मेरे वायर में हर एक जगह में करंट बराबर फ्लो होगा। ये सब कॉन्सेप्ट, इसका जो एप्लीकेशन है वो दूर दूर तक है। बट आज हम लोग ओहम्स लॉ क्या होता है और उसका जो इक्वेशन कैसे डिराइव हुए, छोटा सा मैथ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो ओहम्स लॉ, ये भाई साहब एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक रिलेशन ढूंढ पाए। व्हाट वाज द रिलेशन? He said that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the circuit। यानी जो पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है तो पॉइंट रहता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और एक करंट उसकी वजह से फ्लो होता है, तो फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ डिपेंडेंट ही नहीं है, वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर कोई चीज बढ़ता है तो सामने वाला भी बढ़ेगा, अगर कोई चीज घटता है तो सामने वाला भी घटेगा। सो इफ वी सी दैट दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, तो ऐसा क्यों बोला गया था इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज? क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट? नो, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यानी वोल्टेज चेंज होगा तो ही करंट चेंज होगा, मगर करंट खुद से चेंज नहीं हो सकता। और करंट के चेंज होने पे वोल्टेज पे फर्क नहीं आया, क्योंकि करंट कहां से चेंज हो जाएगा? कभी सोचे हो करंट खुद से क्या चल सकता है? कभी भी पानी खुद से फ्लो हो सकता है क्या? अनटिल अनलेस एक जगह में हाई ऑल्टीट्यूड से पानी अगर बहना चालू करे और एक लो ऑल्टीट्यूड जगह में अगर पानी रहे और दोनों के बीच में अगर कनेक्शन रहे, तभी लो ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ पानी फ्लो होना चालू होता है। तो विदाउट द पोटेंशियल डिफरेंस करंट नेवर एग्जिस्ट, वो तो स्टैटिक रहेगा, शांत रहेगा। बट जैसे ही हम लोग V वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं वैसे ही आई चेंज होना चालू करते हैं। एंड वो भी he found the relation that these two are directly proportional, that V is directly proportional to I। मगर एक चीज समझना पड़ेगा कि प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल नहीं होता। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब अगर ये 20 हो रहा है तो ये हो सकता है 10 होगा, ये 40 होगा तो ये होगा 20 होगा। ऐसे
एक कंपैरिजन ऐसे एक डिपेंडेंसी को प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये अगर 5 बढ़ा तो ये भी 5 बढ़ेगा, ये इसका जितना वैल्यू बढ़ेगा उसका भी वैल्यू उतना ही लेवल पे बढ़ेगा, ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये 2 गुना बढ़ा तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और यही चीज ओम भाई साहब ने समझा कि एक खूबसूरत एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जब रिवर फ्लो होता है, मान के चलो माउंटेन रीजन से धीरे धीरे फ्लो होकर प्लेन की तरफ धीरे धीरे आता है, तो जब वाटर बॉडीज के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है तो व्हाट हैपेंस इज कि जो सॉइल्स, जो रॉक्स, रिवर के जो किनारे बेड्स, रिवर बेड्स रहते हैं उनमें लगातार पानी बहते रहते, तो ऑब्वियसली उनके साथ फ्रिक्शन होता है। एक तो वो सॉलिड पार्टिकल्स है, उनके अंदर फ्रिक्शन होता है, और पानी इतना तेजी से बह रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी तो फ्रिक्शन होगा, एक दूसरे के अंदर घिसता है, कोई पत्थर पे टक्कर खाता है, कोई जगह में पानी थोड़ा सा धक्का खाता है, स्प्लैश होता है, कुछ भी होता है। कोई जाके बंदा जाके बीच में जाके डुबकी लगा दिया तो उधर थोड़ा सा पानी का रोक फ्लो को थोड़ा सा स्लो कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो वाटर का फ्लो, वाटर का जो करंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइट उतना ही है, पहाड़ का हाइट उतना ही है, हमारा जमीन का हाइट उतना ही है, मगर करंट का फ्लो, जितना लेवल ऑफ मैं हाइट प्रोवाइड कर रहा हूं, वाटर का जो करंट है, वाटर का जो फ्लो है वो उतना ही लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज फेसिंग सम फ्रिक्शन। तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने एक को 10 मीटर ऊंचाई पे रखा, एक को 50 मीटर ऊंचाई पे रखा, मगर जो पाइप से 50 मीटर ऊपर ऊंचाई से 10 मीटर की ऊंचाई तक जो पानी आ रहा है, अगर वो जो पाइप है उसमें अगर बहुत रफ एरिया हो, उसमें बहुत गंदगी हो, तो तुम क्या उम्मीद कर सकते हो कि पानी उतना ही स्पीड से आएगा जितना कि एक स्मूथ पाइप के अंदर पानी फ्लो होना चाहिए था? नहीं ना, क्योंकि जब स्मूथ पाइप के अंदर बहुत स्पीड से आएगा, जैसे ही रफ एरिया रखे, जैसे उसमें पत्थर कंकड़ आ गया, धूल आ गया, वाटर का थोड़ा वेलोसिटी डिटोरिएट होगा, थोड़ा सा घटेगा, फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। सेम कॉन्सेप्ट इधर इंप्लीमेंट करो कि जब इलेक्ट्रिक करंट कोई कंडक्टर के अंदर, ये एक कॉपर के बना हुआ मान के चले कंडक्टर है, और इसके अंदर अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चल रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, कंडक्टर का दीवार में टक्कर खा रहा है, एक दूसरे में टक्कर खा रहा है, हर जगह में इधर उधर टक्कर खा के फ्लो हो रहा है, और तुमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, एक में कम इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, और एक जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखे हो तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया। तो टक्कर खाते खाते आखिरकार इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, मगर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के कारण, जो कंडक्टर का वॉल से उसके अंदर टक्कर खाने के कारण, जैसे पानी का वेलोसिटी घट गया था, वैसे इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो थोड़ा ना थोड़ा कम हो जाएगा, और इसी कम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जितना अप्लाई करते हैं उतना करंट नहीं मिलता है, करंट का वैल्यू घट जाता है, और जितना ऐसे तुम क्या बोलते, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा करंट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, भले तुमने सेम वोल्टेज अप्लाई किया, मान लो चलो मैंने 110 वोल्टेज अप्लाई किया, ओके 110 वोल्टेज अप्लाई किया फॉर एग्जांपल, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मास फ्लो हो रहा है, मेरे को फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग 20 एम्पियर ऑफ करंट, और इसमें वोल्टेज कितना मिल रहा है, इतना। तो अगर इसमें बहुत सारे कंडीशन है, अगर मैं इसको पतला कर दिया वायर को, मान के चलो मैं थोड़ा सा प्रेस कर दिया, थोड़ा सा पतला कर दिया, ये वायर को थोड़ा सा लंबा कर दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर ऐसे कोई कंडीशन क्रिएट कर दिया, ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिर क्या होगा, धक्का मुक्की होना। अगर मैं पतला कर दिया, जगह कम हो जाएगा, तो फ्रिक्शन कहीं ना कहीं बढ़ेगा ना, जैसे वो धूल मिट्टी कंकड़ पानी के मॉलिक्यूल के साथ टक्कर कर रहा था, सेम कॉन्सेप्ट है कि इसके वजह से क्या होगा, करंट का वैल्यू ड्रॉप डाउन हो जाएगा, और वो फॉर एग्जांपल 15 एम्पियर में करंट आ गया, यही तो होता है, यही तो होना चाहिए, बस दैट इज द कॉन्सेप्ट कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ये जमीन बात है, मगर करंट कोई ना कोई तरीके से वोल्टेज जितना है उसके साथ मेकअप नहीं कर पा रहा, उसका कंपीट नहीं कर पा रहा, बिकॉज देयर इज सम फ्रिक्शन गोइंग ऑन, देयर इज सम हिंड्रेंस, कोई रोक रहा है करंट को, और इसी रोकने
वाला एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया ओम भाई साहब ने। जब ये रिलेशन आया, रिलेशन आने के साथ नया आविष्कार भी होता है। जब तुम कुछ नया सोचोगे तो नया चीज आविष्कार होता है। तो एक चीज समझना पड़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं और हटा के हम लोग अगर इक्वल करना चाहते, इक्वल क्यों करेंगे? अरे भाई हम लोग को ये भी तो जानना है ना कि मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो ये वोल्टेज कितने चीज को मैं मल्टीप्लाई करूं या कितने चीज को डिवाइड करूं तो दोनों बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो क्या कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन बन पाएगा? और बिना इक्वेशन का हम लोग वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलो मेरे को वोल्टेज नहीं पता, मेरे को इलेक्ट्रिक करंट पता है, तो इलेक्ट्रिक करंट और कोई ऐसा तो होना चाहिए जो मल्टीप्लाई होके या डिवाइड होके या कुछ होके वोल्टेज को मेरे को डायरेक्ट दे दे। वरना वोल्टेज और करंट का वैल्यू मैं कभी मेजर ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे को इंडिविजुअली वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा, मेरे को अलग से करंट को मेजर करना पड़ेगा। एक से दूसरे में मैं कैसे पहुंचूंगा? उसी के लिए इक्वल साइन लाया जाता था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। और जैसे इक्वल साइन मैंने किया तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के एक कांस्टेंट आता है। एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई होके बराबर कर दे। मान के चलो 5 इज प्रोपोर्शनल टू 2.5, इसको इक्वल कैसे करेंगे? 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2, तो ये क्या बन गया? कांस्टेंट। ये नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो सेम ऐसा कोई नंबर है जो इलेक्ट्रिक करंट को घटा रहा है, तो घटाने वाली चीज को मैं अगर जोड़ देता हूं तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा ना। मेरा स्पीड जिसके कारण घट रहा था, मैंने बोल दिया देखो भाई मेरा स्पीड मैं अकेला घटाने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ये भाई साहब, ये कोई एक जो फ्रिक्शन क्रिएट करने वाला भाई साहब है, ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब उसको और तुमको मिलाओगे, हम लोग दोनों को मिलाएंगे, तो तब जाके वोल्टेज बराबर हो जाएगा। वोल्टेज बोला हाँ मैं तो इतना ही ताकत प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए, मगर दूसरा कोई एक कांस्टेंट है, दूसरा कोई फ्रिक्शन देने वाला कोई चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को घटाया, और दोनों को हम लोग मिला देते हैं, देन वी गेट अ कंप्लीट इक्वेशन। तो ये फ्रिक्शन देने वाला जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसको हम लोग फ्रिक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि फ्रिक्शन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज होता है। हम लोग जैसे मैं खड़ा हूं, जूता चप्पल पहन के चल रहे, ब्रेक लगा रहे, वो फ्रिक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूविंग होने में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मूव करने में जो हिंड्रेंस महसूस होता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रेजिस्टेंस ही वो कांस्टेंट है जो कि क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रॉन के करंट को या कंडक्टर के अंदर करंट को स्लो डाउन करता है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुआ, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल कि मेरा 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? 5 टू जा, अगर 2 इसका वैल्यू मान के चलो 2 आएगा, 5 टू जा क्या हो जाएगा? 10। अगर रेजिस्टेंस और ज्यादा हो गया 5 into 3 क्या हो जाएगा? 15। कि रेजिस्टेंस एक हद तक बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, मगर कोई एक सर्टेन कंडक्टर के लिए, मान के चलो मैंने एक कंडक्टर लिया है, उसका ना तो शेप, साइज, उसके आजू बाजू का टेम्परेचर, हर एक फिजिकल कंडीशन को अगर मैं बराबर रखता हूं तो ये आर का वैल्यू नहीं चेंज होगा। उसी के लिए इसको एक कांस्टेंट माना गया, मगर ये कांस्टेंट एक सर्टेन कंडीशन के लिए अप्लाई हो सकता है। अगर हम लोग मटेरियल बदल देते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर में बना रहा हूँ ओनली फॉर ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस के लिए हम लोग बाद में जानेंगे कि रेजिस्टेंस अब किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, उसका क्या क्या दुनिया है। मगर अगर मैं पूरा फिजिकल कंडीशन को बराबर रखता हूँ, उसका कंडक्टर का वायर को और बाकी उसका लेंथ, ब्रेथ, आजू बाजू का टेम्परेचर सबको अगर बराबर रखता हूँ, तो आर का वैल्यू उस कंडक्टर के लिए, सर्टेन कंडक्टर के लिए, सर्टेन कंडक्टर, अगर मैं इसको जैसे प्रेस किया, इसको अगर मैं प्रेस ना करूं, इसको अगर प्रेस ना करूं, तो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। तो जैसे कि अगर ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, तो अब तो चेंज कौन होगा? ये और ये, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा के 20 कर दिया तो करंट तब कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा के 40 कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा? 20।
ये चीज ये दोनों चेंज होगा, तब ये चेंज नहीं होगा। यही ओम्स लॉ होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोई चीज तो है जो कि करंट को रोकता है, और वो एक सर्टेन कंडक्टर में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तुम कितना भी करंट लगाओ वो उतना ही रेजिस्टेंस देगा, उससे ज्यादा नहीं रेजिस्टेंस देगा, until and unless you are changing the physical conditions। और यही कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का। तो इसमें मैथ्स और इसके थ्रू बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने पड़ते हैं, हम लोग बाद में जब आएंगे तो इसके ऊपर, क्योंकि V = IR, ये जो हमको इक्वेशन मिला याद करने के लिए हम लोग याद रख सकते हैं। जो धमाल मूवी में था ना, वो साउथ इंडियन वाला बोलते बोलते जा रहा था कि नाम बताते बताते पहुंच जाएगा, वेणुगोपाल IR, वेणुगोपाल IR, तो V = IR ऐसे ही याद रख सकते हैं शॉर्टकट। एंड नाउ अगर एक छोटा सा मैं मैथ दे दूं कि फॉर एग्जांपल वी आर प्रोवाइडेड 220 volts of voltage, okay, and the current flowing is 22 ampere. Find resistance. So what we will do? V = IR. V by I is equal to R. 220 by 22. कट कितना 10 is equal to R. Now ये 10, इसका तो कुछ यूनिट होना चाहिए ना। अभी हम लोग ने यूनिट के बारे में बात नहीं किया, अभी सिर्फ इसको कांस्टेंट समझ रहे हैं, तो वैल्यू तो निकाल लिया, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग यूनिट नहीं लिखते, बस हाँ सर V by I किया, वैल्यू किया, कट किया, बस R = 10। फिजिक्स और साइंस है, कोई भी जो मैथ्स है, यूनिट के बिना अगर तुम कर रहे हो वो चीज, तो समझ लो नमक के बिना खाना के बराबर है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, रेजिस्टेंस यूनिट, वो क्या होता है? ओम, क्योंकि ओम भाई साहब के रेस्पेक्ट में ही ये रखा गया है। बाकी रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल यूनिट है वो V by I, यानी वोल्ट पर एम्पियर। ये मैथमेटिकली राइट है। एमसीक्यू में अगर ये दे दे कि वोल्ट पर एम्पियर है, इज राइट, वोल्ट पर एम्पियर, दैट मींस V या राइट यूनिट है। बट इसके साथ ओम के नाम पे हम लोग शॉर्टकट में उसका यूनिट को हम लोग ओम भी लिख सकते हैं, ये भी राइट है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का नाम है ओमेगा, ये ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा। इस मतलब ग्रीक में इस सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, मगर हम लोग साइंस में इस सिंबल को बोलेंगे ओम शॉर्ट, यानी इसको हम लोग 10 क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं इधर मिटा के 10 ओम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें हार्ड चीज था नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग टुमारो। टिल देन स्टडी, learn all the things you are getting around, stay safe, be healthy, jai hind।